कोई आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा का माँ बाप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने का सपना भी नहीं देखता था। आसपास का डिग्री कॉलेज में कुछ डिग्री हासिल कर ले, पारा टीचर या टीचर का अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। क्यों आपका बेटा सिर्फ पारा टीचर बनेगा? क्यों आपका बेटा सिर्फ क्लर्क बनेगा? आपका बेटा क्यों नहीं इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बनेगा? इसके लिए भी हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड बनाया। बच्चियों को, आज इस राज्य का लगभग सभी बच्चियों को, अब कोई बच्ची नहीं बचेगी। यहाँ आमतौर पर होता था कि 8वां 9वां पास हुआ नहीं, बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ दो और बांध दो किसी के खूंटे पर। गरीब माँ बाप अब और करेगा भी क्या? पैसा नहीं है उसके पास पढ़ाने के लिए। हमने उसके लिए सारे रास्ते खोल दिए। आप बच्चियों को बोझ समझना सबसे बड़ी गलती होगी। व्यापार के लिए नहीं, नहीं, व्यापार के लिए इसकी पहचान नहीं है। इसकी पहचान है सामाजिक सरोकार से। और समाज में किन किन तरहों की समस्या है, उनको समाधान करने के लिए देश के लोगों को शिक्षा, सबको कैसे बेहतर शिक्षा मिले, कैसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, कैसे सामाजिक रूप से ये मजबूत हों, इन पर ये फाउंडेशन काम करती है। जैसे कि मैंने अभी अजीम प्रेमजी साहब को बताया कि ये राज्य आमतौर पर खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है। पूरा दुनिया का लोगों को यहाँ की खनिज संपदाएं तो दिखती है, लेकिन यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कभी नहीं दिखता। और यही वजह है कि आज हमारे खनिज संपदाओं से बड़े बड़े व्यापारी और बड़े हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों के कारखाने चलते हैं, उनके घरों में बिजली जाती है। और आज के दिन में भी कई ऐसे गांव अभी भी बचे हैं जहां हम बिजली भी नहीं दे पाए। जबकि मुझे लगता है बिजली के मामले में देश में अगर सबसे पहले गांव गांव तक बिजली पहुंचना चाहिए था, वो झारखंड में होना चाहिए था। लेकिन बाकी जगह तो पहुंच गया। हमारे कोयले से बिजली उत्पादन हुआ, बड़े बड़े कारखाने बने, लेकिन बिजली किसी और को मिला, लाभ किसी और को मिला। हमने 2019 में सरकार बनाई, हमने खनिज संपदाओं के बारे में सोचना छोड़ दिया। हमने कहा ये 100 वर्षों से इस पर नीति निर्धारण हो रहे हैं, खनन कार्य हो रहे हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये संतुलन ठीक नहीं है। इस राज्य का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास कैसे हो, इस पर हमने फोकस किया। आपको मालूम है सरकार बनने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना, कोविड जैसी महामारी आई। और झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, जहां अस्पताल का ठिकाना नहीं, जहां डॉक्टरों का ठिकाना नहीं, जहां हेल्थ सर्विसेज का ठिकाना नहीं। और ये सब महामारी ऐसे गरीबों के लिए तो एक अभिशाप के बराबर होता है। लेकिन हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से, कई संस्थाओं के सहयोग से, बड़ी सोच समझ बूझ के साथ इस कोरोना की लड़ाई भी लड़े
और आपको मालूम होगा कि अगल बगल राज्य में लोग जानवरों की तरह मर रहे थे। वहां की मिट्टियां खत्म हो गई, वहां की लकड़ियां खत्म हो गई जलाने के लिए। लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य होने के बावजूद, जहां हमारे मजदूर फंसे थे, उन मजदूरों को भी हम लोगों ने घर लाने का काम किया और सुरक्षित रखने का भी काम किया था। और ऐसा भयावह महामारी, वैश्विक समस्या सिर्फ ये इंसानों को ही नहीं खाया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी खा गया। आज भी कई ऐसे संस्थाएं हैं, उद्योग हैं, जो कोरोना के मार से उबर नहीं पाए। आज सड़कों पर बेरोजगारी का आलम इस कदर बढ़ा है, ये किसी से छुपा नहीं है। इस कोरोना कोविड के दौरान हमसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के लोगों की मुलाकात होती है। अनुराग जी यहीं बैठे हुए हैं, आज तो कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, लेकिन ये आमतौर पर शर्ट पैंट पहनते हैं, आम आदमी की तरह, इनको पहचान भी पाइएगा। और एक कंपनी के सीईओ होने के नाते जो सीईओ की ठाठ होती है, उससे बिल्कुल अलग इनका काम चलता है। इससे लगता है कि ये संस्था सिर्फ संस्थाएं, हमने भी बहुत संस्थाएं देखी है, और कई संस्थाएं तो इतनी बड़ी फर्जी फर्जी संस्थाएं हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। आज हम कई संस्थाओं को सरकार के द्वारा कई योजनाएं भी चलवाने का जिम्मा दिया है, लेकिन कोई काम ठीक से नहीं करता। सब सरकार के कैसे पैसे हड़प जाएं, इसी काम में लोग लगे रहते हैं। जैसे दाल चावल सब में कंकड़ रहता है ना, वैसे ही कुछ लोग अंदर में घुसे पड़े हैं कंकड़ों की तरह, जो हमारी व्यवस्था को बड़े पैमाने में दीमक की तरह खा रहे हैं। हमने कहा इसका इलाज क्या होगा भाई, ये तो इधर से नहीं तो उधर से आ जाते हैं। आज एक एक समस्या का समाधान आपको मालूम होगा, इस राज्य में हमने सर्वजन पेंशन लागू किया है। इस राज्य का बुजुर्ग लोग कोई ना बचे, इसके लिए हमने सभी को पेंशन देने का कानून बनाया, ताकि दलालों का चक्कर ही खत्म हो जाए। नहीं तो बूढ़ा बुजुर्ग लोग 1,000 का पेंशन के लिए, कार्ड बनाने के लिए कम से कम 3-4 हजार रुपए खर्चा कर देता था दलालों के पीछे। और आज स्थिति यह है कि लोग 60 साल मेरा कब होगा, ये दिन गिन गिन करके जीता है कि 60 साल होगा, उसके दरवाजा में उसके लिए पेंशन का कार्ड आ जाएगा। लेकिन इसमें भी दलाल लोग घुस गया दूसरे तरीके से, अभी हमको पता चला। लोगों का एज घटाने के लिए उनके आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके लिए भी 200-400 रुपया उससे ठग लेता है, लेकिन बेचारा ही पकड़ा जाता है। तो बिचौलियों का भी एक अलग साम्राज्य पूरे दुनिया में है। तो इसी कड़ी में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का जो हमारी बातें शुरुआत हुई, और चूंकि थोड़ा हम लोग भी देश दुनिया को जानते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, तो इस फाउंडेशन के बारे में पहले से भी खबर थी। जैसे कि बेरा साहब ने बताया कि इस मूड से हमसे नहीं मिले थे कि ये झारखंड में बनाएंगे, ये तलाश रहे थे, फकीरों की तरह घूम रहे कौन सा क्षेत्र में हम एक नया सामाजिक स्तंभ खड़ा करें जहां से हम लोगों की सेवा कर सके। और इसी घूमने के चक्कर में ये हमसे टकरा गए। फिर हमने कहा ये तो बढ़िया मुल्ला पकड़ाया, तो हम बोले आप इसको पकड़ लो। हमने इनकी जानकारी हासिल की, आप कैसे करते हैं, कितना आपको जगह की आवश्यकता होती है, हमने पहले सारा कुछ जान लिया। फिर हमने पता किया कि भाई अपना कहाँ ऐसा चीज हो सकता है जो पूरे राज्य को संदेश जाए। ये सिर्फ लोहरदगा जिला के ही लिए नहीं है,
ये पूरे राज्य के लिए एक ऐसा व्यवस्था यहाँ स्थापित होने जा रहा है जो मुझे लगता है कि इस राज्य ने न पहले कभी देखा है और मुझे ना लगता है कि आगे कोई देख पाएगा। हाँ, रांची जिला है, लोहरदगा संसदीय क्षेत्र है। माफ कीजिएगा, अब बहुत कुछ हम लोग भी गड़बड़ा जाते हैं। खैर, काम होने से मतलब है, बढ़िया खराब यही पहचानना जरूरी है, कहाँ हो रहा नहीं हो रहा उसकी बात। तो आज इनको हमने पकड़ा और हमको इस जगह के बारे में जानकारी थी। ये कोरोना के चक्कर में हम पहले इधर भी घूम के गए थे। हमारे जो सेंटर थे, हमारे जो कोविड सेंटर हम लोगों ने बना रखा था, कहाँ कहाँ लोगों को हम पहले रांची का रिम्स के अंदर ही सब लोग वहीं पर, जो कोविड प्रभावित लोग था सब उधर ही चला जाता था। फिर हम लोगों ने उसका एक ये बनाया कि अलग अलग जगह कोविड सेंटर्स बनाए, ऑनलाइन व्यवस्था की, फिर हम लोग थोड़ा रांची को राहत मिला। दिन रात सरकार कोविड से लोग कैसे बचे इस पर काम में लगे रहे, लोगों को तो बचा लिया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे दो दो मंत्री को इस कोविड ने निगल लिया। लेकिन ये गर्व है कि हमारे मंत्री जरूर शहीद हुए, लेकिन हमारे जनता को बचाने का हर प्रयास हमारा सफल रहा। तो आज शिक्षा को लेकर के भी आपको मालूम है, हम लगातार हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाए। पहले चरण में 80 स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय पूरे राज्य में बने, जो आगे चल करके लगभग 5,000 स्कूल हमें बनाने हैं, जो प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर और उसी के इस तरह वहां पर शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि वर्तमान समय में जो कॉम्पिटिटिव व्यवस्था है, हमारे सरकार हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के साथ कंपटीशन नहीं कर पाते। लेकिन आज हम सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाएंगे, ताकि हमारे गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर पाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकल पाए। आपने आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने मरांग गोंके स्कॉलरशिप चला रखा है, पारदर्शी स्कॉलरशिप, जो विदेशों में पढ़ने के लिए कोई आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा का माँ बाप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने का सपना भी नहीं देखता था। आसपास का डिग्री कॉलेज में कुछ डिग्री हासिल कर ले, पारा टीचर या टीचर का अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। क्यों आपका बेटा सिर्फ पारा टीचर बनेगा? क्यों आपका बेटा सिर्फ क्लर्क बनेगा? आपका बेटा क्यों नहीं इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बनेगा? इसके लिए भी हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड बनाया। बच्चियों को आज इस राज्य का लगभग सभी बच्चियों को, अब कोई बच्ची नहीं बचेगी। यहाँ आमतौर पर होता था कि 8वां 9वां पास हुआ नहीं, बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ दो और बांध दो किसी के खूंटे पर। गरीब माँ बाप अब और करेगा भी क्या? पैसा नहीं है उसके पास पढ़ाने के लिए। हमने उसके लिए सारे रास्ते खोल दिए। अब बच्चियों को बोझ समझना सबसे बड़ी गलती होगी। अगर बच्चियां पढ़ लिख लेगी तो आने वाली पीढ़ी इतनी मजबूत होगी कि किसी के सामने वो भीख नहीं मांगेगा। इसीलिए सावित्री भाई फूले योजना हम लोग लाए हैं, जिसपे लगभग हम लोग 9 लाख बच्चियों को हम लोगों ने उसमें जोड़ा है। तो कई ऐसी चीजें हैं, तो इसमें तो मैं लगा ही था। तो इसी बीच में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का जब साथ मिला तो मेरे आत्मविश्वास को और बल मिला, क्योंकि ये भी आज जो यहाँ होने हैं, बंधु जी बता रहे थे कि 3,000 करोड़ का नहीं, 3,000 करोड़ का यहाँ निवेश होगा। 3,000 नहीं, 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, अलग अलग चरणों में। हम लोग खुद ही सरकारी मकड़ जाल जो विगत वर्षों में इतना उलझा हुआ है कि उसको सुलझाने में भी हम लोग का आधा जन चला जाता है। नहीं, अगर अगर
जो व्यवस्था पहले से बेहतर चली होती तो आज के दिन में ईट की इस संस्था में पढ़ाई शुरू हो चुकी होती। लेकिन आज चलिए, थोड़ा गाड़ी को रफ्तार देने में भी समय लगता है। हमारे सरकार में तो 1.5-2 साल तो हम लोग कोविड में ही लटके रहे, दरवाजा बंद करके रहो, कहीं जाना उना नहीं है। आप बाहर निकले हैं तो हर कुछ तेजी से बढ़ाने का कोशिश हो रहा है। तो ये शायद मुझे लगता है 2026 तक यहाँ पर शिक्षा का ये शुरू होने लगेगा, पढ़ाई लिखाई शुरू होगी। यहाँ पर स्कूल तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ पर 500 बेड का अस्पताल भी बनेगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनेगा और यहाँ पर सामाजिक सरोकार के साथ जुड़ी हुई चीजों का भी शिक्षा दी जाएगी। तो कई मायने में ये संस्था इस राज्य के लिए, सरकार के लिए एक ऐसी व्यवस्था खड़े होने जा रही है। आप लोगों ने देखा थोड़ा सा, जो इन लोगों ने, इनके आर्किटेक्ट डिजाइनर ने इस जगह के लिए जो प्लानिंग किया हुआ है, ये शहर बसने जा रहे, शहर बसे, शहर की तरह ये इसका आने वाला समय में भाव स्वरूप आपको दिखने को मिलेगा। और मुझे लगता है इनका जो सबसे बड़ा संस्था है, जहां फाउंडेशन अभी काम कर रही है बेंगलोर में, जो मैं अभी देख रहा था, इनका 110 एकड़ जमीन में ये लोग, इनकी संस्था बनी है। आज उससे भी अधिक 146 एकड़ जमीन झारखंड संस्थान दे रही है। तो स्वाभाविक रूप से है और भाव्यता होगा। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि जब ये फाउंडेशन बन के तैयार होगा तो इसकी रोशनी हम दूर तलक, जहां समाज के कमजोर से कमजोर परिवार है, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे फाउंडेशन के सहायता से। और जो समस्या है, जो इस गरीबी की, पिछड़ेपन की, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इसका जो खाली ऊपर ऊपर इलाज होता है आज के दिन में, अब हम जड़ से इसका इलाज करेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, अभी मेरा आज कैबिनेट का भी कार्य प्रोग्राम ये है, बैठक है। इन्हीं बातों के साथ आज के इस समारोह में आए हुए सभी फाउंडेशन के सदस्यगण और